तो ऐसे दो तरह के हो गए, फिलोसॉफिकल और जीएस। फिलोसॉफिकल ऐसे जो है वो आपका एथिक्स के पार्ट से बहुत ज्यादा मैच करता है। जैसे ये फोर्थ जो जीएस का फोर्थ पेपर है, ये फिलोसॉफिकल ऐसे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कैसे? आपने एथिक्स का अगर थोड़ा बहुत भी सिलेबस देखा होगा तो उसमें थिंकर्स आते हैं, है ना? काफी सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ये वो काफी सारे थिंकर्स होते हैं और उन्होंने थ्योरीज दी हुई होती है कुछ। वो थ्योरीज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो थ्योरीज और ये जीएस के फिलोसॉफिकल ऐसे में बहुत यूजफुल होती है। फिर जीएस का तो आपका जब जीएस का सिलेबस चलेगा उस, जैसे मान लो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई ऐसे आ गया, तो अब ऑब्वियसली जो जीएस के टॉपिक्स हैं आपको पता है कि वुमेन की रेट क्या है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे लिखना है और आपको इसमें 10 डायमेंशंस ओपन करनी है, 10 डायमेंशंस, कि आप किस किस चीज़ के हेडिंग बना के, उनको हेडिंग बना के मतलब एज सच हेडिंग वहाँ पार्टिकुलरली हमें मेंशन नहीं करनी होती है, बस वो हमारे दिमाग में है कि हम पहले थोड़ा सोसाइटल कुछ लिखेंगे, फिर हम उनकी इकोनॉमी के बारे में कुछ लिख देंगे, फिर जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसके बारे में कुछ लिखेंगे, फिर एक दो एग्जांपल्स लिखेंगे, कुछ अच्छे आईएएस ऑफिसर्स के एग्जांपल देंगे। तो आप बता सकते हो कोई भी 10 डायमेंशंस? कोई भी जो आपको लगता है कि हाँ ऐसे स्टार्ट करना चाहिए ऐसे को, उसके बाद ये लिखते हैं, फिर ये लिख लेंगे। कोई 10 चीजें आपके दिमाग में आ रही हो? आशीष, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो बताओ फिर। क्या सर? अच्छा ये बताओ कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई टॉपिक आता है ऐसे में, है ना? तो यस आपके सर। दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही हैं कि जैसे वुमेन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें हैं जो हम ऐसे में लिख सकते हैं? जैसे एक तो मैंने एक 3 4 एग्जांपल बताए, है ना? जैसे एग्जांपल क्या क्या फॉर है? जैसे फॉर कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वुमेन को एजुकेटेड कैसे किया जाए। हम्म, सो आपने एजुकेशनल एंगल डाला, वेरी गुड। दूसरा सर उनका जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, सेल्फ इंडिपेंडेंट वेरी कैसे गुड। बनाया जाए उसको। हम्म। हम्म। और उनके सिक्योरिटी के पर्पज के लिए उनको जी, वेरी गुड। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हम्म। बनाया जाए। हम्म। सो और भी वेरियस। बहुत सारे पॉइंट इसी तरह से हम डाल सकते हैं। ये ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि एकदम से हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि हाँ ये तो हम लिख के आएंगे। अब ये ऐसे का हो गया, ऐसे पे तो अलग से मैं आपसे प्रॉपर ऐसे लिखवाऊंगा भी, उसको चेक भी करूंगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। और फिर चलते हैं जीएस 1 पे। जीएस 1 में क्या होता है? इंडियन सोसाइटी आता है। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, बहुत ही बड़ा पार्ट है, मतलब जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है या ऑप्शनल, जैसे आपका ज्योग्राफी, आपका ऑप्शनल क्या सोचा है आपने आशीष? सर फिलहाल तो नहीं सोचा है ऑप्शनल के बारे में। चलो कोई नहीं, लेकिन आप कौन सा अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो, 2024? यस सर। तो आप ऑप्शनल अभी से सोच लो, क्योंकि सबसे पहला जो काम करना होता है वो काम करना होता है ऑप्शनल कंप्लीट करना। तो यस सर। अप्रोच अप्रोच क्या होती है ना एग्जाम की, वो भी मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं जो शुरू किया है, कि ज्योग्राफी जैसे जीएस 1 का पार्ट है। तो जीएस 1 में थर्ड एक ये हो गया, एक ये हो गया, आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये पैटर्न हो गया। फिर जीएस 2 में आपका क्या होता है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका प्रीलिम्स में भी पार्ट है और फिर मेंस में भी पार्ट है। फिर जीएस 3 में इकोनॉमी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, और ये सारे टॉपिक्स आपके उसमें हो गए, प्लस एनवायरनमेंट हो गया। फिर जीएस 4 आपको पता ही है कि एथिक्स का पेपर लगता है, उसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं प्लस कुछ केस स्टडीज होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ना केस स्टडीज रिपीटेड ही होती है। बस थोड़ा सा उनका पैटर्न चेंज होता है कि मतलब कुछ रिलेट करके उनसे पूछेंगे, बट जो मेन थीम जो होती है ना वो सेम ही रहती है।
इसमें आपको बिल्कुल भी अलग से मेहनत नहीं करनी है कि केस स्टडियाँ पढ़ रहे हैं 50-50, मतलब बुक्स पढ़ ली अलग अलग तरह की, कि केस स्टडी की ये बुक है वो बुक है, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल आप अगर 70 to 80 केस स्टडीज आपने 15 से 20 बार भी पढ़ ली ना, आपका काम हो जाएगा। अलग से आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिपीटिशन। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना स्ट्रांग आपका वो सब्जेक्ट बनेगा। अब आते हैं मेन बात पे, जो मैं आपको बता रहा था 7 मिनट कैसे मिलते हैं। तो 180 मिनट्स का एक पेपर है, उसमें आपके 20 क्वेश्चंस हैं, है ना। 7 मिनट में आपको शुरू के 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो 70 मिनट तो चलेगा यहाँ पे। बचे कितने? और उसमें अगले 10 क्वेश्चंस करने हैं आपको, कितना टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन? 11 मिनट। तो ये बात तो आप भूल ही जाओ कि आप वहां पे आपको सोचने का टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे तो गए, मतलब एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, आधा क्वेश्चन छूट जाएगा। सोच तो सकते ही नहीं है वहां पे, जो पहले से दिमाग में भरा हुआ है उसी को वहां पे जाके बस लिखना है, उसी को लिखना है। और वो भरेगा कब दिमाग में? जब आप उसको 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे। और ये होता कैसे? जब हम मेंस लिखते हैं। मैं प्रीलिम्स की इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली ओवर द टाइम आपको सिंपल सी बातें पता है, उसमें 50 मॉक टेस्ट लगाओगे तो इजीली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो मेंस की इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस किसी भी हाल में प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 65 to 75%। आपका ऑप्शनल सबसे पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाल के क्या करोगे फिर? समाज में इज्जत तो बढ़ानी नहीं है। और मैंने प्रीलिम्स निकाला था यार, मैं मतलब अब मैं तो यूपीएससी वाला वो हूँ, मतलब प्रीलिम्स निकाला है मेरे रेज्यूमे में, अब मैं लिखूंगा क्वालिफाइड प्रीलिम्स दिस ईयर दिस। वो तो करना नहीं है अपने को, तो एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, राइट। तो जब तक आप इंटरव्यू क्रैक करके पोस्ट नहीं ले लेते तब तक आपका काम नहीं हुआ है ना। तो 60 से 70%, 65-75% आपका पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे अपनी क्लास में। हमें इसे बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है, मेंस का टाइम आ रहा है, अलग से कोई टाइम नहीं आता। जब प्रीलिम्स का आता है तो 2-3 महीने पहले आप 100 मॉक टेस्ट लगाने का अगर टारगेट लोगे ना, तब आप 50-60 मॉक टेस्ट लगा पाओगे। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी, मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज की भी बातें करते हैं तो टेस्ट सीरीज भी मैं आपको बता दूंगा कैसे उनको करना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स का, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस करना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या है, टॉपिक्स तो सेम ही है। अब जो करंट अफेयर्स हैं वो तो सेम ही है ना, जो आज पूछा है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में पूछ लिया वो क्वेश्चन, तो वही घुमा फिरा के उसके। और एक, अगर आपको ऑप्शन, एक दो ऑप्शन भी पता होते हैं ना किसी प्रीलिम्स में, कि अगर आपको एक ऑप्शन पता है, दो ऑप्शन, वो क्वेश्चन आप इजीली बना के आ सकते हो। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स को भी सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चंस तक ही आते हैं, उनको भी ज्यादा नहीं आता है। वो भी फिर आगे मतलब ऐसी उसी बेसिस पे आते हैं कि हाँ ठीक है, दो आ रहे हैं, एक आ रहा है, एक ऑप्शन पता है तो लगा दो, 50-50 करके लगा दो, कैसे भी करके क्वेश्चंस पूरे करके आते हैं कि अराउंड 80 क्वेश्चंस वो कर दें। ठीक है, जिस जिस तरह की आजकल जो कट ऑफ जा रही है, बहुत ही डाउन आ गई थी रिसेंटली कट ऑफ। पहले 112, 100 ऐसे 105, 100 ऐसे जाती थी, और अभी रिसेंटली काफी 98 तक पहुंच गई थी, आपने देखा होगा, राइट। तो वो है कि आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। देर आर सो मैनी पीपल जो कि बस इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा करके आ जाते हैं कि अरे यार कट ऑफ तो इतनी हाई जा रही है, मेरे तो इतने ही क्वेश्चन नहीं हुए। तो भाई सही भी तो होने चाहिए ना, मतलब फिर क्या फायदा, गलत ही कर रहे हो। 50 में से आपके 35 क्वेश्चन गलत हैं, घर पे आके घर वालों को भी बता रहे हो 50 करके आया हूँ मैं, ठीक है, वो भी खुश हैं, हाँ 100 तो आ ही गई इसके, कट ऑफ तो पार हो ही गई, मेंस लिखेगा इस साल, ठीक है। तो वो चीज़ें तो मतलब करनी ही नहीं है, एक्यूरेसी पे भी बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो ये सब मोटी मोटी बातें हो गई हैं कि चलो इस तरह है। अब हमारा आगे का क्या प्लान रहेगा? वो प्लान ये है, टाइमर बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम कोई टॉपिक पूरा कर लेंगे ना, उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, और वो एग्जैक्टली यूपीएससी फॉर्मेट में होगा वो क्वेश्चन, जो कि मेंस में पूछा जाता है।
अब मेंस में पूछा क्या जाता है, कैसे पूछा जाता है, आप 2022 का ही उठा लेना है ना, जीएस, किसी भी जीएस का पेपर उठा लेना, जीएस 1 2 3 4 जो भी आपको मन करे, कोई भी उठा के आप देखना कि उसमें क्वेश्चन कैसा आ रहा है। और कल आप मुझे बताना कि आपको ये क्वेश्चन के बारे में कैसा लगा, कि मतलब आप उसको समझ पा रहे हो, उसको नहीं समझ पा रहे हो, आपका पहला इंप्रेशन क्या पड़ता है उसके, क्योंकि कोई भी चीज़ अपन पहली बार देखते हैं तो प्योर आउटपुट उसमें से निकल के आता है। अब जैसे कोई आप जो पहले से ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो देखेगा तो उसके लिए वो बहुत ही मतलब ठीक है कि ये क्वेश्चन है, इसका ऐसा आंसर है। लेकिन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, इसके कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख पाओगे। फिर नोट मेकिंग की बात हो गई, आंसर राइटिंग की बात होगी, और एग्जाम्पल्स, स्मॉल नोटबुक, ठीक है। ये सबसे बड़ा पार्ट है जो कि आपको रैंक दिलाता है। रैंक आपकी कैसे आती है किसी भी एग्ज़ाम में, बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे अपन, यूपीएससी की कर लेते हैं, है ना। तो मैं वाइट बोर्ड शेयर शेयर करके आपको बताता हूँ। विजिबल है वाइट बोर्ड? क्या होता है ना कि जब मेंस आप लिखते हो तो आपके सामने एक पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं, और जितने भी एस्पिरेंट्स वहाँ बैठे होते हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाइड ही होते हैं, तो ऑलमोस्ट सबकी नॉलेज लेवल सेम होती है। प्रैक्टिस लेवल में थोड़ा डिफरेंस होता है ना, कि भाई किसी ने कम टेस्ट लगाए होंगे, कोई जल्दी लिख पा रहा है, कोई स्लो लिख पा रहा है, पहला डिफरेंस, कि रैंक बनती कैसे है। दूसरा डिफरेंस, किसका आंसर यूनिक है। अब यूनिक का मतलब ये नहीं है कि मतलब इंडिया की जगह यूएस के आंसर्स लिख रहे हो आप, कि नहीं मैं थोड़ा वेस्टर्न हूँ तो वहाँ की पॉलिटी पढ़ी है मैंने, इंडिया इंडिया की नहीं पढ़ी, ऐसे नहीं। यूनिक का मतलब कि ठीक है आप एग्जाम्पल्स कैसे यूज कर रहे हो। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि सपोज मैं आपको एक स्टेट, मैं दो बातें आपको बताऊंगा, है ना, दो बातें बोलूंगा और उसमें आप बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि यार इंडिया में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अ, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई यार, रिसेंटली पिछले मंथ में तो 8.4% तक पहुंच गया था। तो अब आप कौन सी बात पे ज़्यादा विश्वास करोगे? ऑब्वियसली सेकंड वन। सेकेंड वन पे। क्यों? क्योंकि मैंने साथ में आपको क्या दिया, एक सेकंड वन। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मैंने साथ में आपको क्या दिया, एक फैक्ट दिया, एक डेटा दिया। तो आप तुरंत उस बात को समझोगे, रिलेट कर पाओगे कि हाँ 8.4%, ओ माई गॉड, ऐसे आप करोगे। ठीक है, तो 8.4% का मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई चला गया अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे मैं अगर लिख के आऊँगा कि काफ़ी सारी, मतलब जब मैं बच्चों की कॉपीज देखता हूँ तो उसमें लिखे होते हैं जैसे स्टेटमेंट कि अ, किसी भी स्कीम, जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है तो वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही है ना, तो उसके ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं या फिर उसकी लिमिटेशंस पूछी जाती है कि क्या कमी रह गई, तो उसमें एस्पिरेंट्स लिखते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम फिर घमंड में आ जाते हैं, और मैं बहुत जबरदस्त आंसर लिख के आया हूँ, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ड भी देखो कितने सारे लेटर्स हैं इसमें, मतलब एकदम हवा में। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि ये वर्ड सब ने, बाकी सब भी लिख के आए हैं। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो कॉमन ही होता है बिल्कुल। अब अगर आपने लिखा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है कोई बात नहीं, इसके सपोर्ट में आपने नीचे एक डेटा डाल दिया, एक छोटा सा टेबल बना के, कि आउट ऑफ 6.5 लाख ग्राम ग्राम पंचायत, और उसमें से सिर्फ इतने लाख में ही क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है अभी तक। तो सामने वाला भी देखेगा कि यार इसने अच्छे से पढ़ाई की है, इसने पूरा डेटा लिखा है। और डेटा लिखा कैसे आपने, एक चार्ट बना के लिखा है, ऐसे नहीं कि बस डेटा लिख दिया सिंपली कि हाँ इतने। डेटा आप छोटे से छोटा डेटा भी लिखो ना, उसको ऐसे प्रेजेंट करो कि मतलब आपने रॉकेट लॉन्च की है नासा की, ठीक है, मतलब आप तो इसरो के हेड हो, इस तरह से आपको लिखना, छोटे से छोटा डेटा भी। अब जैसे कोई भी डेटा है कि अभी मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बताया, तो आप ऐसे लिखो उसको, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ऐसे करके ऐसे बना दो उसको, एक यहाँ डंडी लगा दो, यहाँ पे 8.4% है ना, और ऊपर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब सामने वाला भी सोच रहा है यार ये मतलब लिखा तो बहुत अच्छा है इसने, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, है ना,
अब वहीं कहीं आप ऐसे चलते चलते लाइन में लिख दिया कि टुडे इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम दिस, एम्प्लॉयमेंट रेट इज 8.4, वो मिस कर जाएगा उसको। लेकिन पर्टिकुलर आप पिन पॉइंट करके उसको बताओगे कि देख मैं पढ़ के आया हूँ और इसके ऊपर नंबर दे रहे हैं, तो वो नंबर देगा आपको, है ना। ये फर्क पड़ता है टॉपर्स के आंसर्स में और अदर्स के आंसर में जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद क्या आता है कि कोई भी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बातें मैं फर्स्ट क्लास में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और उन टॉपिक्स में आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है वो है ये बातें। इन अगर बातों पे आप हर टॉपिक में ध्यान दे जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सपोज GS2 का कोई पेपर है, तो GS2 में कोई क्वेश्चन आ गया अभी, जैसे रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था, जो यू कैन से वाइस प्रेसिडेंट का भी क्वेश्चन आया था, स्टैटिक पार्ट है एकदम। लेकिन क्यों आया था? क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड था। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए थे। कौन है अभी वाइस प्रेसिडेंट? पहले कौन थे बताओ आशीष। एम वेंकैया नायडू। वेरी गुड। तो आपको जब आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना है कि रिसेंटली द वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन चेंज विद आर्टिकल नंबर, आपको इसमें मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में, कि इंट्रोडक्शन में आपको ये लिख देना है कि अंडर दिस आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन देयर, इज देयर, एंड रिसेंटली वेंकैया नायडू हैज बीन, वेंकैया नायडू हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, रिजाइंड नहीं, शायद उनका टर्म ही पूरा हो गया था। तो ये आपको उसमें मेंशन कर देना है। उससे क्या है, सामने वाले को तीन चीजें पता चलेगी। पहला, कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ के आए हो आप, कि हाँ ये वाइस प्रेसिडेंट है अब नए हैं और ये पहले चेंज हुए हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये पता चल जाएगा, दूसरा उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी पता है, ओके। और थर्ड क्या है कि आप अगर प्रॉपर इंट्रो बना के लिखोगे ना, ऐसे एक आंसर लिखने का एक तरीका होता है कि आप इंट्रो, फिर उसका कुछ बॉडी थोड़ा सा, और लास्ट में कंक्लूजन। अब इसके बारे में तो पूरा डिटेल में उस दिन डिस्कस करेंगे, आपका शायद फ्राइडे को लगेगा वो क्लास जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपके आंसर को एकदम यूनिक बना देगी, ओके। और फिर आता है इम्पोर्टेंट केस स्टडीज। जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो अदर एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा ये डिफरेंस भी आता है कि जब केस स्टडीज आप मेंशन कर देते हो, सपोज जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है ना, और आपके क्वेश्चंस आया, एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ ट्राइबल्स। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हर 2 साल में पूछते पूछते हैं कि ट्राइबल्स का क्या इशू है ना, वल्नरेबल सेक्शन का क्या इशू है। अब वहाँ बैठे हो लिख रहे हो एकदम आराम से, सर बहुत परेशान रहते हैं, दिन रात ही परेशान रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं, उनके बच्चे भी परेशान रहते हैं, घर में कोई ताऊ जी ताई जी रहते हैं उनके, वो भी परेशान रहते हैं, बहुत ही इशू है सर, खाना ही नहीं मिलता, ऐसे। तो कई बच्चे सही में ऐसा लिख देते हैं, मतलब कई एस्पिरेंट सही में ऐसा लिख देते हैं कि सर दे आर लिविंग इन वेरी ट्रेजिक कंडीशंस, वेरी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस, and they are under debt, money lenders exploit them। उनको ये लगता है कि बहुत अच्छा आंसर लिखा है उन्होंने, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो एक अच्छा आंसर होता है वो ये होता है कि एक हेडिंग बनाई, जैसे अगर आप ये लिखना चाहते हो कि हाँ वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है, मनी लेंडर्स जो हैं वो उनको डेट रिडन कर देते हैं, बिल्कुल उनके एकदम जो आप कह सकते हो कि उनसे उनको पैसा देते हैं पहले और हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और फिर उनसे पैसा वसूलने के चक्कर में पूरी ज़मीन की ज़मीन हड़प लेते हैं। तो ये एक्चुअल में इश्यू है। अब इसको आपको प्रेजेंट कैसे करना है कि आपने केस स्टडी उठाई, जैसे आंध्र प्रदेश की आपने एक केस स्टडी उठा ली, और वो केस स्टडी में बताता रहूंगा आपको टाइम टू टाइम, जैसे ये तो एंथ्रो का बता रहा हूँ, बाकी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश में कि एक ट्राइबल ग्रुप है एक्स, और उनके पास पहले ऐसे, आप वही टेबल टेबल याद रखना, टेबल तो हमेशा ही बनानी है, ठीक है, टेबल तो भूलना ही नहीं है अपने को। 2018 में इतना परसेंट ज़मीन थी, सपोज 150 एकड़, और फिर आज 2023 में उनके पास सिर्फ
आप कह सकते हो 50 एकर्स ऑफ लैंड इज रिमेनिंग। अब सामने वाला देखेगा, आंध्र प्रदेश देखेगा, ट्राइबल ग्रुप का नाम देखेगा, ये डेटा देखेगा, और टेबल देखते ही तो क्या हो जाएगा, एकदम 5 स्टार आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये मिस कर जाते हैं चीजें, वो लिखते हैं वही है, उनकी फीलिंग्स वही होती है अंदर से कि हाँ जो मनी लेंडर्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंट करने का एक छोटा सा ये तरीका डिफरेंशिएट कर देता है आपके आंसर्स को। ठीक है, तो ये बातें थी जो कि बेसिक कुछ। और अब हमारी पहले वाली स्लाइड खोल लेते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो ये जो एग्जांपल्स हैं जिनकी हमने अभी बात करी, केस स्टडी हो गए, और ये आपको एक स्मॉल नोटबुक लेके उसमें बना देने हैं सारे, है ना। कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये एक छोटी सी नोटबुक, क्योंकि एग्जांपल्स आपके लिमिटेड ही होने चाहिए, 50 to 60 एग्जांपल्स मोर देन एनफ है आपको। ये नहीं है कि भाई 200-300 एग्जाम्पल लिख रहे हो, एग्जाम्पल्स की नोटबुक बना दिया, आपकी नोटबुक पब्लिश हो रही है ना, फेमस हो रहे हो, वायरल हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको 50 to 60 एग्जाम्पल्स ही क्या करने हैं, नोट करने, और उनको 50 to 60 टाइम्स रिवाइज करना है हर एग्जाम से पहले, आपको देखना है। ये आपको यूनिक बना देगा, आपको नहीं, आपके आंसर को यूनिक बना देगा। ठीक है, तो सिलेक्शन होने के बाद ऑब्वियसली आप यूनिक बन ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे कि ये हमारा पढ़ने का पैटर्न होगा, और नोट्स जब बनाओगे तो टॉपिक वाइज बनाना है उसी टॉपिक के अंदर। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना दिए थे यूट्यूब पे, फिर भी अगर आपको कुछ वैसे डाउट्स पूछने हैं, मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो स्टार्टिंग में ही पूछ लेने चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। अगर उस तरह के जैसे हाउ टू मेक नोट्स, या फिर कि जीएस के और ऑप्शनल पेपर में कैसे आंसर्स में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। और किसी ने तो ये भी पूछा था, हाउ टू कंप्लीट एंड रिमेंबर द होल सिलेबस ऑफ यूपीएससी विद इन 6 to 8 months। तो बहुत शॉर्ट टाइम है, तो आई रियली डू नॉट रिकमेंड कि 6 to 8 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड होता है। आपको 3 to 4 मंथ्स ऑप्शनल प्रिपेयर करने में चले जाते हैं आपके, कि आप ऑप्शनल प्रिपेयर करोगे। तो इस तरह के आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। आशीष, कुछ डाउट है? सर कि जो ऑप्शनल है वो कैसे सिलेक्ट किया जाए, मतलब या जैसे कि रेगुलर स्टडीज पे पता चलता जाता है कि कौन सा इंटरेस्ट है अपना, हम्म। कौन से जीएस पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है वो चूज किया जाए, या फिर बेसिक रूप से जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर जीएस पार्ट है उस बेस पे चूज किया जाए। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए, चलो इस क्वेश्चन का आंसर वेनेसा दे देगी कि उन्होंने अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी कैसे सिलेक्ट किया। आप बता सकते हो? I हाँ have interest in geography, that's why I've chosen it. बिकॉज शी वाज। Actually, honors as well. You have done honors from geography, right? I'm pursuing my honors from geography. I'm in Geography. second year right ओके, ओके, ओके। और आपका आशीष? सर एमएससी फिजिक्स, फिजिक्स। और ऑब्वियसली आई एम नॉट सिलेक्टेड दिस एमएससी फिजिक्स सब्जेक्ट, नॉट सिलेक्टेड। Okay, it happens. I also did graduation in chemical engineering, but I did not take it because there are 3 to 4 things that are required. Like first thing is कि interest, okay, then marks। इसमें हमें हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अल्टीमेट एम है एग्जाम पास करना। ठीक है, हमारा एम रिसर्च स्कॉलर पीएचडी करना नहीं है कि बस हम उसमें डूब गए, मतलब एकदम ही 5 साल बाद में लोग पूछ रहे हैं कि अरे उसको तो सब पता है, सब पता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, हमें सिर्फ मार्क्स से मतलब होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, जो बहुत अच्छे मार्क्स भी दिला रहा है ना, और जिसका आपके पास कंटेंट भी अवेलेबल है। कंटेंट अवेलेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कुछ
सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे PSIR है, जैसे ज्योग्राफी भी है ना, उसका बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल होता है, हर जगह कंटेंट मिल जाता है उसका। एंथ्रो का भी बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। एंथ्रो के तो जितने भी टॉपर्स हैं वो अपने नोट्स भी शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ खास टॉपिक्स होते हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर होता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, कंटेंट नहीं मिलता है, खुद ढूंढ ढूंढ के खुद कंटेंट बनाते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें कि कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, है ना, आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप उसको और, क्योंकि आपको क्या है, उसी चीज़ को 7 to 8 आवर्स पढ़ना है डेली। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाओगे उसको। अगर सपोज करो कि मुझे कोई बोल दे कि यार सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है तुम्हें, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा उसको। लेकिन अगर मुझे कोई एंथ्रोपोलॉजी बोलेगा तो डेली कुछ ना कुछ उसमें नया होता रहता है, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और जैसे ज्योग्राफी बताया, तो ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया फिनोमिना आता है, वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, रोज़ कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स आते हैं। ये MJO हो गया, है ना, ऐसे कुछ ना कुछ नया नया उसमें आता ही रहता है, जो कि हमेशा आपको अपडेटेड रखता है। और जो ज़्यादा करंट अफेयर से अपडेटेड रहेगा उसका आंसर में वो चीज़ झलकती है। ओके। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो कितने आपने कितने ऑप्शनल देखे हैं? जैसे आपके पास PSIR भी होता है, और एंथ्रो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके ये इंजीनियरिंग के जितने भी आते हैं, फिजिक्स आप ले नहीं रहे हो। आपने कोई किसी की क्लास लेके देखा कभी? नहीं सर। क्लास नहीं लेके देखा आपने? आप एक काम करना, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में एक एक क्लास, ½ एन आवर, या फिर आप यू कैन से अराउंड 20 मिनट्स तो आप दो किसी भी एक ऑप्शनल के बारे में, थोड़ा स्टडी करो। ओके। और उसके बाद में जब सब्जेक्ट देख के, कई बार क्या होता है कि आपके फेवरेट जो टॉपिक्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, है ना। जैसे कि आप सपोज करो कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, कई लोग सिर्फ IFS के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो PSIR में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, कैसे डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, है ना। तो वो आप देख सकते हो। जैसे मुझे एंथ्रोपोलॉजी इसलिए पसंद था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है, और थ्योरीज हैं थिंकर्स की, कुछ कुछ बहुत ही मतलब इजी होती है, उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती। फिर जो ट्राइबल प्रॉब्लम्स हैं वो हैं इसके अंदर। तो ये एक इंडिया को देखने का एक अच्छा एंगल देता है ना, कि हम कैसे इंडिया को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया था उस टाइम। और बाकी इसके अलावा कुछ डाउट? Sir, how to be strategically consistent during the preparation? Consistent. What do you think that what should be the time that you should be giving to this exam on daily basis? How much time do you think is necessary? Sir, it depends on the topic we are studying, I guess. Top, yes, it surely depends upon the topic, but on an average, like इतने घंटे तो मैं डेली पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, and this much time I will definitely give. मिनिमम 6 hours। So 6 hours max है। yes, 6 to 7 hours are मोर देन एनफ। ओके, इफ यू आर स्टडिंग ऑन डेली बेसिस, राइट। अगर आप सिर्फ सैटरडे और संडे पढ़ते हैं, जैसे मोस्टली क्या होता है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो सैटरडे संडे पढ़ पाते हैं, उनको बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन आप अगर आप डेली पढ़ने के लिए अगर आपके पास है टाइम अवेलेबल, तो आप 6 to 7 आवर्स अगर पढ़ लेते हैं तो मोर देन एनफ होता है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं 6 to 7 आवर्स? कंसिस्टेंसी आती कहाँ से है? आप, है ना, टाइम को डिवाइड कर लो। आप कब फ्री रहते हो? सबसे पहले आप ये देखो अपने पूरे दिन में। आप बताओ, आप खुद ही बताओ। Sir, evening में after 7 p.m. आफ्टर 7 PM, एंड व्हाट इज द टाइम व्हेन यू स्लीप? 12 or 1. 12 or 1, वेरी गुड। एंड व्हाट डू यू डू बिटवीन 10 to 1? Uh, 10 to 1, I study and complete my assignments that time. ओके। सो ये जो 10 to 1 का टाइम है ना, इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो।
This is exactly in sync with my time also. I used to study also the same time. My was 9 to 1, but you can utilize, because since there are so many other assignments are there, so assignments you can complete by 9 to 10, right? When you will think that I have to study for UPSC also, then you can utilize this 9 to 10 time for your college work, and then 10 to 1 time at फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन. सो 3 घंटे आपको प्योर यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. ओके, मतलब Yes. मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज यू आर लिविंग इन हॉस्टल. Yes, sir. ओके, सो ये इस तरह का आप टाइम सेलेक्ट करें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. तो 10 to 1 एक प्योर प्योर टाइम मिलता है, मतलब 3 घंटे आपको एकदम अच्छे से पढ़ने को मिलते हैं. प्लस अब सपोज करो कि शाम का जो टाइम है, ओके, शाम के टाइम में आप सिर्फ 2 आवर्स निकाल लो कैसे भी करके. जैसे आप कॉलेज से आए, Yes, sir. कॉलेज आप कॉलेज से आए, और कॉलेज से आने के बाद क्या होगा कि देर माइट बी टाइम दैट यू विल बी डूइंग सम रेस्ट. जैसे आपने 1 आवर का रेस्ट लिया, या फिर आप थोड़ा थके हुए हैं, तो जब आप सो के उठते हैं उस टाइम आपका ब्रेन बहुत ही एक्टिव रहता है. अगर आप सुबह उठ के जब पढ़ सकते हैं, वो तो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल बिकॉज यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, राइट? Yes, sir. या सो जब आप शाम का रेस्ट करके जब उठते हैं, तब आप 2 आवर्स कंटिन्यू दे सकते हैं. तो यहाँ से आपको 5 आवर्स मिल जाएंगे, और 1 आवर आप जैसे कभी लाइब्रेरी में आपने निकाल लिया, या फिर आपने सपोज कि आप खाना खाते टाइम तो वैसे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जो आप कहीं बाहर स्पेंड कर रहे हैं कि चलो थोड़ा आज बाहर चल के आ गए, घूम लिए, तो वो उसकी जगह आप 1 घंटे यहाँ बचा सकते हो. तो ऐसे करके आप 6 आवर्स भी अगर डेली निकाल लोगे ना, तो दैट इज मोर देन एनफ. दूसरी अप्रोच ये होती है टॉपिक वाइज, जो आपने बोली कि मैं 3 टॉपिक तो करूंगी करूंगी आज. अगर मैंने 3 टॉपिक कर लिए तो यू आर डन, कि आपका ये टारगेट ही 3 टॉपिक का है. गेटिंग इट? कि आपने 3 टॉपिक अच्छे से किए, Yes. उसके मॉक क्वेश्चंस लगाए, प्लस उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन ट्राई किए. तो आपका ये एक अप्रोच भी रहता है. तो ये 2 अप्रोच से आप कंसिस्टेंसी ला सकते हो. प्लस जो क्लासेस लगती है, ये वाली जो क्लास होगी, ये आपको बांधे रखेगी हमेशा, आपका मिस नहीं होने देगी टाइम. कि जैसे आपको पता है कि 6 बजे तो बैठना है मुझे कुछ भी करके, ठीक है, तो आप 6 बजे आओगे, क्लास में बैठोगे. अगर आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है किसी दिन पढ़ने का, तो भी आप 1 घंटे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, तो वो आपको दिमाग में मतलब चीज़ें रिवाइज करने में बहुत मदद करता है. और कोई भी चीज़ जितनी बार रिपीट होगी, उतना अच्छा उसका रिजल्ट निकलेगा. तो इसकी मतलब जो कंसिस्टेंसी है, जैसे कई लोग कहते हैं कि कोचिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. कोचिंग कंसिस्टेंसी के लिए जाते हैं, कि वहाँ कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि सुबह उठ के जाना है, शाम को वापस आना है, 6-7 घंटे पढ़ाएंगे, आराम से बैठे बैठे रहेंगे. तो वही कंसिस्टेंसी ये क्लासेस आपको दे देगी, कि आप यहाँ पे 1 घंटे आओगे, पूरे दिन भर का जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ यहाँ डिस्कस हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हो. और नोट्स जो हैं, जब भी मैं आपका टेस्ट लूँ, उससे पहले आपको एक बार पूरे नोट्स रिवाइज कर लेने हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक. ओके, सो टॉपिक, और भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो ऐसे आप. क्या हुआ? नो सर. कोई डाउट नहीं है ना? नो सर. ठीक है, ऐसे पूछ लिया करो. ऐसे फिर मेरे को लगता है मेरा नेट चला गया, फिर मैं नेट देखूंगा. ठीक है, तो पहले आप पूछ लिया, बता दिया करो, यस नो कुछ भी बोल सकते हो, है ना? तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो इकोनॉमी से ही स्टार्ट करेंगे. इकोनॉमी बहुत ही एक डायनामिक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है. और इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट प्लस पॉलिटी, आपका 50% से भी ज़्यादा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन यहीं से ही हो जाती है. आपने अगर इकोनॉमी अच्छे से कर ली, पॉलिटी कर ली, एनवायरनमेंट कर ली, तो मोर देन इनफ. ओके, और एनवायरनमेंट में वेनेसा वुड बी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज उनका ऑप्शनल ही ज्योग्राफी है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कनेक्टेड. ओके, और इकोनॉमी, इकोनॉमी में है किसी का बैकग्राउंड पहले से? कुछ पता है किसी को?
No, sir. कोई नहीं कोई नहीं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है? यार बता दो यार। गूगल पे सर्च करके बता दो। अच्छा, वो सोने की बात है ना, मैंने वो तब करी थी जब जिस दिन क्लास नहीं हो। क्या पता अभी सो के फिर आप उठने का प्लान कर रहे हो, जैसे सर ने बोला कि सोना है, तो सो तो नहीं गए ना? ये आशीष तो आया है तब से, दिख ही नहीं रहा है। आशीष, यस सर। क्या फोन वोन आ गया था क्या? नहीं सर, फोन नहीं आया। फोन नहीं आया तभी परेशान हो। कोई बात नहीं। तो अब, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ फिर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? सर, इकोनॉमी बेसिक अर्थव्यवस्था होती है किसी भी कंट्री की, हम्म। जैसे कि, और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें स्टडी की जाती है अर्थव्यवस्था के बारे में। फॉर एग्जांपल, किसी देश का कितना वो उत्पाद करता है, प्रोडक्शन है, हम्म। और कितना उसकी पर कैपिटा इनकम है, क्या उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट है, और क्या वेरी गुड। वेरी अनएम्प्लॉयमेंट। गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। ओके। सो यू हैव करेक्टली एक्सप्लेन्ड इट। सो वही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है ना? तो इससे जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम कुछ वर्ड्स से गो थ्रू हो जाएं। जैसे कि जो टॉपिक है अपना, उसके कीवर्ड्स हम समझ लें कि इसमें से एक एक वर्ड आप पढ़ो पहले, और मुझे बताओ कि आप में से इनका किस किस का आपको मीनिंग पता है पहले से। हो सकता है काफ़ी सारे वर्ड्स आपको इसमें से नहीं पता हो, लेकिन एक कोई चीज़ जो आपको पता है इनमें से, बता सकते हैं आप? सर, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। रेंट हो राइट। गया, हम्म। वेजेस हो गए, हम्म। इनके बारे में थोड़ा सा पता इनके है। बारे में अपने को पता है। अब अपन बात करेंगे फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स जो होते हैं ना, जैसे सपोज करो कि टायर है। अब टायर तो क्या है, कार में लग जाएगा, है ना? अब बिकने को तो वैसे यस अलग सर। से टायर भी बिकता है, लेकिन फाइनल गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे स्टेयरिंग है। अब खाली स्टेयरिंग तो बिकेगा नहीं, कुर्सी पे बैठ के चला रहे हैं खाली, है ना? तो कार में लगेगा वो। तो कुछ गुड्स होते हैं जो कि फाइनल गुड्स होते हैं, जैसे कि कार हो गई, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। अब कंप्रेसर है, खाली कंप्रेसर का आप लेके क्या करोगे? जब फ्रिज में लगेगा तभी वो फाइनल गुड्स बन के, रेफ्रिजरेटर बन के वो निकलेगा। तो इसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स, जो हमें दुकान पे फाइनली आके मिलता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हम चीज़ें खरीदते हैं, है ना? जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? ये वाले, जो टायर हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये क्या है? ये किसी और गुड्स के लिए एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं। कि अगर हम इन इंटरमीडिएट गुड्स को असेंबल करके, जैसे आपकी ये सपोज करो कि लैपटॉप है, तो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स होता है, एक ग्राफिक कार्ड होता है, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। उसको हम जब लैपटॉप में फिक्स करेंगे तब वो एक फाइनल गुड्स बन के निकलेगा। नेट इन्वेस्टमेंट, इसका मैं आपको अभी आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा मीनिंग क्या है, क्योंकि उसका आगे लिंक है किसी चीज़ से। वेज आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि सपोज कोई एक फर्म है और वहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, है ना? उनको हम बोलेंगे हाउस होल्ड्स। कुछ फर्म में एक एक फर्म में कुछ हाउस होल्ड्स के लोग काम कर रहे हैं, और पूरी इकोनॉमी में सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं, सपोज करो सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं।
फर्म को क्या क्या जरूरत पड़ती है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए? एक तो लैंड, जमीन की जरूरत पड़ती है, प्लस दूसरा क्या है, दूसरा इनको वर्कर्स की जरूरत पड़ती है ना, कि जो वहाँ पे काम करें, और मशीन्स की जरूरत पड़ती है। मशीन्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ओके, दिस इज अवर कैपिटल बेसिकली। सो फर्म के अंदर जो हाउस होल्ड्स काम करने आएंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, वर्कर्स की कैटेगरी में। तो हाउस होल्ड्स अपनी इनकम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, फर्म से जनरेट कर रहे हैं एज ए वर्कर, और फर्म क्या कर रहा है, इनको सैलरी पे कर रहा है। गेटिंग इट? Yes, sir. ये क्या हो रहा है, एक सर्कुलर फ्लो दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी की ही हम बात कर रहे हैं Yes. अभी। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सिर्फ फर्म है और हाउस होल्ड है और कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसी इकोनॉमी में जो फ्लो होता है उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, कि ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। और फर्म क्या बना रहा है, फर्म बना रहा है प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है, यही फिर हाउस होल्ड खरीद रहे हैं। हाउस होल्ड हाउस होल्ड का है। पैसा वापस फर्म में जा रहा है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। फिर इनपुट, जो हम इनपुट किसी प्रोडक्ट को बनाने में देते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे हमें केक बनाना है तो हमें काफ़ी सारे उसमें इनपुट्स देने पड़ेंगे, तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही जो हमने अभी बात करी, उसकी अलग से नेक्स्ट स्लाइड उसी की है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल हो रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो, आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब बिग। बिग, यानी बिग मीन मतलब इसमें हम नेशन रिलेटेड बातें करेंगे, कि देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है ना। और माइक्रो में और हम क्या है, पार्टिकुलर केस को देखेंगे। सोप सोप हो गया जैसे कि। हाँ, इसमें हम एक पार्टिकुलर केस को ऐसे देखेंगे, जैसे कि सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसे बढ़ रही है ना। अब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो कितना उस पर टैक्स लगेगा, तो लोग कम खरीदेंगे, उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो वो पार्टिकुलर जो छोटी छोटी चीज़ें होती है किसी चीज़ से रिलेटेड, उसको हम माइक्रो में डाल देते हैं। और जब हम पूरे देश की बात करते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था का ये हाल है, देश में ऐसा है, देश में वैसा है, तब हम मैक्रो, इसको ऐसे बोलते हैं। एक बार बड़ा बड़ा आप समझ लो, फिर आगे तो आप समझ ही जाओगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा। वैल्यू एडेड ये कंसेप्ट होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कि हम 2018 के बाद से इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, है ना। ये भी आएगा, ये वाला और ये वाला, ये सब आपस में लिंक्ड है, आगे आएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये भी आ जाएगा। कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन गुड्स का मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ भी लेके आए मार्केट से। सर हाँ बताओ। जैसे जैसे कि सर आपने बोला पर्सनल डिस्पोजल इनकम, थोड़ा बताओगे डिस्पोजल। हाँ देखो, ये इसका मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। ये आपकी इस स्लाइड में आएगी, अभी पूरा आप इसके बारे में स्लाइड ही मैंने बना रखी है, ये देखो। ये रहा आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दिखा ओके। है ना। ये पूरा इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बताने के लिए मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा, पर्सनल टैक्स पेमेंट, नॉन टैक्स पेमेंट्स, है ना, ये क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या, बेसिकली इनके क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं, ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इनको अलग से स्लाइड्स में आगे नोट डाउन किया हुआ है, क्योंकि ये ओके। पार्टिकुलर टॉपिक्स हैं, और जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स बेसिकली आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो स्टॉक्स, आपको पता है कि कितना स्टॉक है किसी चीज़ का इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्री का मतलब कि हमने कितना क्या क्या स्टोरेज में रख रखा है, कितना हमने स्टॉक रख रखा है। डेप्रिसिएशन भी आपको पता है कि एक मोबाइल लाते हैं तो 5 साल बाद उसको बेचते हैं, तो उसकी उतनी वैल्यू मिलती है क्या, नहीं मिलती, वो वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है वियर एंड ईयर में। तो ये मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी का डिफरेंस हो गया। ओके, तो इसमें क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन, और इसमें सिर्फ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी बातें आएंगी, जीडीपी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये वो, इसमें इंडिविजुअल। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमी होती है, क्वेश्चंस यहीं से ही मोस्टली पूछे जाते हैं। माइक्रो से हाँ क्वेश्चंस आते हैं, पर एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करके आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और वो भी
मोस्टली क्वेश्चन आप गेस कर सकते हो अगर आपको मैक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट्स पता है, क्योंकि ये आपस में भी तो इम्पैक्ट डालती ही डालती है। तो मूविंग ऑन, कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है, कि जीडीपी है क्या बेसिकली। आपको जो रफ आइडिया है आप बता सकते हो जीडीपी का रफ आइडिया क्या है आपको? आपके वैसे तो सामने स्लाइड्स लिखी हुई हैं, बट आपको पर्सनली क्या फील होता है कि जीडीपी क्या चीज़ है? जो पता है वो बताओ, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि सही होगा गलत होगा। जो आपको पता है वो आप बताओ। क्या हुआ? जीडीपी मतलब सर बेसिकली कोई भी रीजन है स्पेसिफिक, हाँ। पर्टिकुलर रीजन में कितनी जो गुड्स हैं हम्म। और जो सर्विसेज हैं हम्म। उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है हम्म। उसको कह सकते हैं। हाँ, उसको हम अगर ऐड कर देते हैं तो वो एक देश की जीडीपी बन जाती है। आशीष, आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? सर बेसिकली इंग्लिश में बोल नहीं सकता, लिख तो सकता ही हूँ। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो स्लाइड्स हैं उनके अकॉर्डिंग कोई इश्यू तो नहीं आ रहा ना आपको? नो सर, ठीक है, कोई ठीक है, मैंने दिक्कत कहा नहीं। आपको। शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो जीडीपी, जब आप आंसर लिखोगे ना कहीं भी, जैसे आप मेंस का आंसर लिख रहे हो या मॉक आंसर लिख रहे हो, तो आपको इस तरह के टर्म्स यूज करने हैं, जैसे कि डिफाइंड एज द सम ऑफ फाइनल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड। ये होते हैं कीवर्ड्स, ये आपको मेंशन करने ही करने हैं आपके आंसर में। जैसे अभी 2021 में या 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि जीडीपी पहले किस मेथड से हम कैलकुलेट करते थे और बाद में हमने कौन सा मेथड शिफ्ट कर लिया, चेंज करने का। तो वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, किसी को मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्योंकि मोस्टली इतना स्टैटिक क्वेश्चन पूछते नहीं है यूपीएससी में। स्टैटिक मतलब कि सिर्फ पर्टिकुलर की पिन पॉइंट करके कि बताओ पहले कौन सा था और बाद में कौन सा था, ऐसे पूछते नहीं है। लेकिन फिर भी पूछ लिया तो अब क्या, लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए जब जब भी आप पढ़ रहे हो, कि फाइनल प्राइस है, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड, यानी कि हम एक साल की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने पिछले 10 साल का जोड़ के बता दिया कि हमारी जीडीपी तो ऐसा पूरे एकदम सबसे आगे हमारी है, पता चले 10 साल की जोड़ के बैठे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और 2015 से पहले हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे, अब हम निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप कहीं भी जाओगे ना सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक चीज़ बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और लैंड। ठीक है, मोस्टली आप सारी चीज़ों को इन्हीं हेडिंग्स के अंदर डाल सकते हो। जैसे जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं वो लेबर में आ गए, जो मशीनें लगी हुई है वो कैपिटल है, क्योंकि भाई वो आपकी कैपिटल वही हो गई ना, क्योंकि आपने पैसा दे के उनको खरीदा है। उन्हीं से आप क्या कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो आगे का। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो आपने आइडिया बनाया है, आपका जो दिमाग है आप जो यूज़ कर रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। और लैंड, ऑब्वियसली जो ज़मीन है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपने कहीं से कहीं रेंट ली होगी, आपने उसका पैसा दिया होगा, जो भी किया होगा। तो वो, इन सब को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आने वाली जो स्लाइड्स हैं मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सको कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर चीज़ यहीं आके रुकेगी, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। अब जैसे जो टैक्स टैक्स लगेगा वो कहाँ किस लेवल पे लगेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगेगा कि बाद में लगेगा, है ना। फिर फैक्टर कॉस्ट क्या है, फिर वही फैक्टर्स की बात आ जाएगी, बेसिक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। फिर ये देखो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि फैक्टर कॉस्ट है, सब्सिडी है, टैक्स है, मार्केट प्राइस है। फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं देखो, ये फिर यहाँ पे आएगा ये प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इसमें भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के उस पे कैलकुलेट करते हैं, बेस पे कैलकुलेट करते हैं।
तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ना। तो इसके बारे में फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज कुछ आपको वैसे टॉपिक्स तो ज़्यादा हम कवर नहीं किया क्योंकि बेसिक एग्ज़ाम के बारे में ही डिटेलिंग चल रही थी। तो फिर भी अगर स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप पूछ सकते हैं। और क्लास का टाइमिंग सही है? ओके सर, सही है। Yes. आशीष की तो एनर्जी खत्म हो रही है। ओके सर, अब खत्म करो, बस हो गया, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो सही है, सही, वेरी गुड। एंड ठीक है, कल से आप ये ज़रूर करना कि एक स्पाइरल नोटबुक लाना। शुरू में स्पाइरल नहीं भी अरेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ A4 शीट के पेपर, लेकिन ब्लैंक पेपर रखना, ठीक है? उनको Yes. आप अपने पास में रखना और वहीं से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। PDF मैं कर ही दूंगा अपलोड, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आप ये मत सोचना कि PDF है कहाँ है, नहीं है, वो तो आप ग्रुप है ही, उसमें ग्रुप में डाल दूंगा मैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है खुद के नोट्स होना ज़रूरी है। तो वो आप ज़रूर कर ले आना, ताकि अपना जो फ्लो है वो बना हुआ रहेगा और हम सारे टॉपिक्स इसी तरह कवर करते रहेंगे। तो 2 दिन करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, उसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और स्टैटिक पार्ट होगा, और एक दिन आपका आंसर राइटिंग का भी रहेगा। उसमें आपको प्रॉपर, उस दिन आपको छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है? कि चलो आज आंसर लिखाएंगे तो चलते हैं, ठीक है? तो छुट्टी उसमें दिन, उस दिन बिल्कुल आपको नहीं करनी है किसी भी हाल में। आपको वो आंसर, और मैं टाइम लिमिट लगा के दूंगा ऑब्वियसली, कि आप 10 मिनट के अंदर इसको कीजिए, 15 मिनट के अंदर कीजिए, क्योंकि शुरू में आप 15 to 20 मिनट्स लेंगे एक आंसर लिखने में, दैट इज़ नॉट इशू। इशू तब बनेगा जब आप कंटेंट भी पता है, आपके पास टाइम भी, तब नहीं लिख पा रहे हो, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत ही बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे आंसर्स को लिखना, और फिर टाइमर शॉर्ट करता जाऊंगा मैं, 3-4 महीने तक यही चलेगा। फिर उसके बाद शॉर्ट टाइमर जैसे 7 मिनट्स, 8 मिनट्स, इसके अंदर आपको परफेक्ट आंसर्स लिखने आप स्टार्ट कर देंगे। तब तक टॉपिक्स भी काफ़ी हो चुके होंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड we'll meet tomorrow, and I hope our third student Khushi also joins us the next time. And एनीथिंग, जब भी आपको कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पूछ सकते हैं। सो ओके देन, बाय। Bye, sir. Thank you. थैंक यू सर, बाय। बाय।